राजन और मंगला एक गांव में खुशी खुशी रहते थे। मंगला और राजन के बच्चे नहीं थे, इसलिए राजन चिंकी को अपने घर लाकर उसे पोस रहा था। चिंकी एक यातीम बच्ची थी जिसे जिसके अब्बू अम्मी ने यातीम आश्रम के बाहर छोड़ दिया था। पिछले 6 साल से चिंकी राजन के साथ रह रही थी, लेकिन मंगला को चिंकी से बहुत ज़्यादा जलन थी। उसका खुद का बेटा न होने के वजह से मंगला अपना सारा गुस्सा चिंकी पर निकाला करती थी। अम्मी, मुझे भी तालीम लेने जाना है। गली के सारे बच्चे तालीम लेते हैं। बड़ी आई तालीम लेने वाली। तालीम तो मेरा बच्चा लेगा जब वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपकी तो कोई औलाद नहीं है। बहुत जुबान चल रही है तेरी। आज घर का सारा काम तू ही करेगी। राजन साफ साफ सब कुछ देख रहा था, फिर भी कुछ नहीं देख सका। चिंकी के कमरे से बाहर जाते ही राजन ने कहा, अरे बेगम, तुम इस बात को मान क्यों नहीं जाती कि हमें बच्चा नहीं होगा? अब चिंकी ही हमारी जिंदगी है। किसी और के खून को आप अपना खून कैसे कह सकते हो? क्या पता किस गंदगी से उठाकर आपने इसको लाकर इस घर में रख दिया। अब हमारा जीना भी दुश्वार करेगी। दोनों मियाँ बीवी झगड़ा कर ही रहे थे कि वहाँ पर चिंकी आकर अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू, मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज चलिए ना। कितना वक्त हो गया, हम बाहर घूमने भी नहीं गए। हाँ चलो, ये भी कोई पूछने की बात है बेटा। राजन और चिंकी दोनों बाहर आइसक्रीम खाने के लिए चले गए, लेकिन मंगला हरगिज़ चुप नहीं रहने वाली। उसने एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आने दो दोनों को, बाहर से आइसक्रीम खाकर आने दो। मैं उन्हें मिर्ची की सब्जी खिलाकर रुला दूंगी। मंगला ने बहुत सारी मिर्च तोड़कर पालक में डाल दी ताकि उन्हें समझ में ना आए। ये मेरी सब्जी बनकर तैयार। मैंने अपने लिए पहले ही निकाल दिया है। अब बस उनके आने का इंतजार है और कुछ नहीं। मंगला उनका बेसब्री से आने का इंतजार करने लगी और जैसे ही वो आए उन्हें पालक और मिर्ची की सब्जी फरमाई। अम्मी, देखो मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। वहीं रख दो और खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जैसे ही चिंकी और राजन ने पालक की सब्जी का एक निवाला चखा, उन्हें जोर का तीखापन लगा। अम्मी, ये क्या है? ये तो बहुत तीखी है। अब्बू, ये क्या जहर बना दिया है? इतना तीखा? पानी लाओ। अगर नहीं बनाना था तो मना कर देती। ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने थोड़ी जानबूझ के किया है। कभी कभार बन जाती है तीखी सब्जी। राजन किचन से उठकर थोड़ी सी शक्कर लाकर खुद भी खाता है और चिंकी को भी खिला देता है। तब जाकर उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होता है और चिंकी को जैसे तैसे चुप करके उसे सुला देता है। उस मायूस बच्ची पर और कितने जुल्म करोगी? इतना तीखा लगने पर भी चिंकी ने सबसे पहले अम्मी अम्मी कहा। सोचो वो तुमसे कितना लगाव रखती है, और एक तुम हो जो वारदाते साजिशों के सिवा कुछ नहीं और सोच सकती। राजन और मंगला बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर सूदखोर महेश आ गया, जिसने राजन को धंधे के लिए पैसे दिए थे। तुमने अब तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। कितने दिन हो गए? ब्याज बढ़ता जा रहा है और आज मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। ये क्या बात हुई? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें पैसे दिए थे। उस दिन को पूरे 6 महीने बीत गए हैं। तुम्हें अगर सच में इस घर में सुरक्षित रहना है तो चुपचाप मेरे पूरे 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख कैसे? मैंने तो सिर्फ तुमसे 50,000 लिए हैं, और तो और ब्याज भी मैं देता आया हूँ। मैंने लॉटरी का छोटा सा धंधा शुरू किया था, अब नहीं चला तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी तकलीफें मुझे ना गिनाओ और मेरे पैसे मुझे वापस करो, चाहे ऐसे या वैसे। कुछ ना कुछ तो गिरवी रखो। और 50,000 का ब्याज बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो गया है, 2 गुना। ऐसे या वैसे सुनकर मंगला की आंखें तेज हो जाती है और वो कहने लगती है, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बेटी है जो घर के काम अच्छे तरीके से करती है। तुम चाहो तो उसको लेकर जा सकते हो। जब हम तुम्हें पैसे दे देंगे तो तुम हमें हमारी बेटी वापस कर देना। तुम बेवकूफ हो क्या? ये सब क्या कह रही हो?
मैं अपनी बच्ची को हरगिज नहीं ले जाने दूंगा। ये हुई ना बात, ये मुझे मंजूर है। जब तुम पैसे लेकर आओगे तब आकर मुझसे अपनी प्यारी सी गुड़िया लेकर चले जाना। मंगला ने राजन को एक कमरे में बंद कर दिया और महेश और उसके आदमियों ने चिंकी को सोते वक्त ही उठाया और उसे अपने घर यानी राजन के घर से लेके जाने लगे। चिंकी नींद से उठकर बहुत डर जाती है। अम्मी मुझे रोक लीजिए, ये लोग कौन है? अम्मी इन्हें रोक लीजिए, अम्मी इन्हें रोक लीजिए। खोलो, मुझे बाहर निकालो, मेरी बच्ची को कहीं मत ले जाओ, रहम करो। तुम चाहो तो मुझे ले जा सकते हो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। अब्बू मुझे रोक लीजिए, ये लोग मुझे बहुत भयानक लग रहे हैं। महेश और उसके आदमियों ने किसी की एक ना सुनी। वो चिंकी को अपने साथ महेश के घर ले गए। चिंकी को ढूंढते हुए उसने बाहर भी दौड़ भाग की। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया? मेरी बच्ची! राजन गुस्से से घर गया। राजन गुस्से से अपने घर गया। आखिर तुम्हें क्या मिला मुझसे मेरी बच्ची को छीनकर? तुम इतनी पापीन हो ना कि शायद तभी खुदा ने तुम्हें बच्चों की खुशी नहीं दी। अपनी जबान संभाल कर बात करना, वरना मैं मायके जाकर अपने अब्बू को सब बता दूंगी। जो तुम्हें उन्होंने गाड़ियाँ और भर भर के पैसे दिए थे ना, जो कि तुमने अपने चिंदी से लॉटरी के बिजनेस में लगा दिया और सब कुछ गवा दिया। तो इसलिए अब कहीं और का गुस्सा मेरे ऊपर मत उतारो। लेकिन इन सब में चिंकी को खींचने की क्या जरूरत थी? चिंकी के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? रही बात चिंकी की, तो वो कौन सा अपना खून है, जाने दो उसे। और ज्यादा फिक्र हो रही है तो जाकर उन्हें पैसे दो और उसे घर वापस लेकर आओ। राजन चिंकी को घर लाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। महेश चिंकी से अपने घर के सारे काम करवाता, लेकिन महेश की पत्नी रीमा चिंकी को बहुत प्यार से रखने की कोशिश करती। आप मुझे अपने बच्चों के साथ तालीम क्यों नहीं देते? जरूर बेटा, अब से तुम्हें घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चों के साथ तालीम लेने जाया करना और अपनी तालीम पूरी करना। मुझे तालीम हासिल करते देख मेरी अम्मी मुझसे ज्यादा मोहब्बत करेंगी, है ना? क्यों, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती? तब जाकर चिंकी अपने घर की सारी बातें उन्हें बता देती है। चिंकी की बातें महेश भी आकर सुनने लगा। महेश और रीमा को चिंकी पर बड़ी दया आने लगी। बेटा, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ घर पर यह सब हो रहा है तो मैं ये नापाक चीज बिल्कुल नहीं करता। चिंकी से महेश और रीमा का लगाव बहुत बढ़ गया। बीच बीच में राजन आकर चिंकी से मिल लिया करता। धीरे धीरे करके 1 साल बीत चुका था। चिंकी महेश के बच्चों के साथ स्कूल जाने लगी। राजन ने पैसे इकट्ठा कर लिए थे। वो खुश होकर महेश के घर गया और सारे पैसे देकर अपनी बेटी चिंकी को अपने घर ले आया। चिंकी सीधा स्कूल से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर घर आ गई, जिसे देखकर मंगला गुस्से में आ गई। अम्मी, ये देखो, अब मैं तालीम लेने जाने लगी। हाँ बेटा, तुम पढ़ लिख कर खूब तरक्की करोगी। मैं अभी तुम्हें खुद से बिल्कुल अलग नहीं करूंगा। चिंकी और राजन की खुशी मंगला से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने चिंकी का बस्ता उठाया और उसमें रखी किताबें फाड़कर फेंकने लगी। तभी अचानक उन किताबों ने विद्या देवी का भेष हालदीन कर लिया, जिसे देखकर राजन और मंगला दोनों हैरान रह गए। तुम्हारे काले कारनामे इतने प्रचलित हो गए हैं मंगला कि अब तुम नजर ही नहीं आ रही हो। चिंकी मेरा ही अवतार थी, जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा था। मैं सफल हो गया। जो आप हमसे रूबरू हुई, मेरी जिंदगी सफल हो गई। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम्हारे जैसा बाप हर बच्चे को मिले। मंगला को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उनसे माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। कृपा कीजिए, मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ। अगर तुमने फिर से चिंकी को परेशान किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
इतना कहकर विद्या देवी वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद मंगला ने चिंकी को गले लगा लिया और उससे माफी मांगी। राजन, चिंकी और मंगला सारे खुशी खुशी रहने लगे। दीपा अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके अम्मी अबू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं करती थी। एक दिन उसकी मामी अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। लो बेटी सीमा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लो बादाम वाला दूध पी लो। अम्मी, अभी तो मैंने जूस पिया ना, सुबह से खा ही रही हूँ, और कितना खिलाओगी मुझे? चल, ऐसा नहीं कहते, खाने को नजर लगाएगी क्या? ले जूस पी ले, देख कितनी कमजोर हो गई है तू। तभी वहाँ दीपा पहुँचती है। मामी, मुझे शिद्दत की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अभी तो तूने खाया था, सारा दिन बकरी की तरह चढ़ती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। घर के काम कौन करेगा? हाँ, जितना खाती है अगर उतना काम भी कर लेगी तो मेरी कितनी मदद हो जाएगी। मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। मामी, मैंने तो सुबह सिर्फ एक ही रोटी खाई थी और अभी तो शाम हो गई है। अब तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सीमा जो जूस नहीं पी रही है वो मुझे दे दीजिए। हाँ, तो सुबह खाया था ना, जा रात की 2 रोटी रखी होगी वो खा ले। और रही जूस की बात, तो शक्ल देखी है अपनी आईने में, जूस पीने के लायक नहीं है तू। दीपा मायूस होकर चली जाती है। तभी कविता उसे आवाज लगाती है। दीपा सुन, नजदीक की दुकान से 5 किलो चावल ले आ। लेकिन मामी, उसमें तो बहुत वजन होगा, मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगी? मुझसे तो वो नहीं उठ पाएगा। खाना तो जरूरत से ज्यादा खाती है तू, तुझसे 5 किलो चावल नहीं उठ पाएंगे। बहाने मत बना, चल जा लेकर आ, कुछ भी कर पर लेकर आ। दीपा चावलों को उठाकर जैसे तैसे घर पहुंचती है और कविता को लाकर दे देती है। कविता चावलों को एक नजर देखती है। ये चावल लेकर आई है, कितने खराब है ये चावल, इनको बनने में तो कितना वक्त लगेगा। एक काम ढंग से नहीं करती तू। चावल लेने के लिए भेजा था तो इतनी देर से लेकर आई और ऊपर से इतने बेकार चावल। अब क्या करूं मैं तेरा? कविता उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और दीपा रोने लगती है। तभी उसके मामा किशोर वहाँ दाखिल होते हैं और उसे रोता हुआ देखकर पूछते हैं, अरे कविता, क्यों मार रही हो इतनी छोटी सी बिन माँ की बच्ची को? आखिर इसकी खता क्या है? आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है, हमेशा इसकी हिमायत करते रहते हैं। आज इसे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा, जब भूखी रहेगी ना तब इसे सबक हासिल होगा कि काम कैसे होता है। दीपा भूख से तड़पती है और शाम को उसकी मामी उसे बचा कुचा खाना दे देती है, जिसे खाकर वो सो जाती है। एक रोज कविता किसी काम से बाजार जाती है और उसे बाजार में तन्हा छोड़कर चली आती है। दीपा घर के रास्ते से अनजान होती है तो वो बाजार में गुम हो जाती है। उसी वक्त एक कबाड़ी वाले पर कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो दीपा उस कबाड़ी वाले की उन कुत्तों से हिफाजत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, तुम यहाँ पहले कभी नजर नहीं आई, तुम यहाँ नई आई हो क्या? नहीं, मैं रास्ता भूल गई हूँ और मेरी मामी मुझे बाजार में तन्हा छोड़कर चली गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में खुदा को प्यारे हो गए। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहो। जैसे मैं कबाड़ चुनकर दिन गुजारता हूँ, तुम भी मेरे साथ वैसा ही करना, तुम्हारे भी दिन कट जाएंगे। दीपा उस कबाड़ी वाले के साथ रहने लग जाती है और कबाड़ बिनकर गुजर बसर कर रही होती है। तभी एक रोज उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके साथ के कबाड़ी वाले उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। इसकी जांच करनी होगी। कुछ देर बाद दीपा को होश आता है तो डॉक्टर दीपा से पूछते हैं, दीपा, क्या हुआ बेटा? आप बेहोश कैसे हो गए थे? आप अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हैं। कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? डॉक्टर साहब, मालूम नहीं, एकाएक सर घुमा और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारे वालिदैन कोई हैं तुम्हारे साथ? किसके साथ रहती हो? नहीं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो अपनी सारी कहानी बयां करती है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम ये कबाड़ का काम छोड़कर मेरे क्लिनिक में काम करना शुरू कर दो। इससे तुम पढ़ लिख कर एक दिन कामयाब इंसान बनोगी। दीपा डॉक्टर के क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब उसके मामा को कविता के बारे में खबर मिलती है तो कविता, दीपा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, होगी यहीं कहीं।
मुझे क्या इत्तला करके जाती है कहीं वो? किशोर कविता को जोरदार थप्पड़ मारता है और दीपा की तलाश में घर से निकल जाता है। वो दीपा को तलाश करते हुए उसी क्लिनिक में पहुंच जाता है जहां दीपा काम कर रही होती है। डॉक्टर साहब, मुझे दीपा से मुलाकात करनी है। वो मेरी भांजी है। कैसी भांजी? किसकी भांजी? तब भांजी नजर नहीं आई जब तुम्हारी बीवी उसके ऊपर जुल्म पे जुल्म ढा रही थी। एक औरत होकर माँ का दिल नहीं है उसमें। तुम्हारी भी तो औलाद है। अगर कोई उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। ये सब बातें दरवाजे के पीछे छुपकर कविता सुन रही होती है। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और सामने आकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैंने दीपा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तभी दीपा वहाँ आ जाती है। मामा, मामी, आप यहाँ कैसे? चलो दीपा, अपने घर चलो। आइंदा तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। कविता ने जो सुलूक तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। मैं आज के बाद कविता के साथ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दीजिए मुझे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं दीपा को अपनी बच्ची से बढ़कर प्यार करूंगी। दीपा, जाओ, अपने मामा मामी के साथ जाओ। वही तुम्हारा घर है। लेकिन किशोर, आपको दीपा का बहुत ख्याल रखना होगा और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। जी डॉक्टर साहब, मैं दीपा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर यही तो एक मेरी बाजी की निशानी है। इसे मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। अब दीपा अपने मामा मामी के साथ घर वापस आती है और उनके साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देती है। अब उसकी मामी उसके साथ गलत सलूक नहीं करती है। वो अब उसे बहुत मोहब्बत करने लगती है। दीपा अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके अम्मी अबू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। एक दिन उसकी मामी अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। लो बेटी सीमा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लो, बादाम वाला दूध पी लो। अम्मी, अभी तो मैंने जूस पिया ना। सुबह से खा ही रही हूँ और कितना खिलाओगी मुझे? चल, ऐसा नहीं कहते। खाने को नजर लगाएगी क्या? ले, जूस पी ले। देख कितनी कमजोर हो गई है तू। तभी वहाँ दीपा पहुँचती है। मामी, मुझे शिद्दत की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अभी तो तूने खाया था। सारा दिन बकरी की तरह चढ़ती रहती है। कुछ काम भी कर लिया कर। घर के काम कौन करेगा? हाँ, जितना खाती है अगर उतना काम भी कर लेगी तो मेरी कितनी मदद हो जाएगी। मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। मामी, मैंने तो सुबह सिर्फ एक ही रोटी खाई थी और अभी तो शाम हो गई है। अब तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सीमा जो जूस नहीं पी रही है वो मुझे दे दीजिए। हाँ, तो सुबह खाया था ना। जा, रात की 2 रोटी रखी होगी वो खा ले। और रही जूस की बात, तो शक्ल देखी है अपनी आईने में? जूस पीने के लायक नहीं है तू। दीपा मायूस होकर चली जाती है। तभी कविता उसे आवाज लगाती है। दीपा, सुन, नजदीक की दुकान से 5 किलो चावल ले आ। लेकिन मामी, उसमें तो बहुत वजन होगा। मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगी? मुझसे तो वो नहीं उठ पाएगा। खाना तो जरूरत से ज्यादा खाती है तू, तो उसे 5 किलो चावल नहीं उठ पाएंगे। बहाने मत बना। चल जा, लेकर आ। कुछ भी कर पर लेकर आ। दीपा चावलों को उठाकर जैसे तैसे घर पहुंचती है और कविता को लाकर दे देती है। कविता चावलों को एक नजर देखती है। ये चावल लेकर आई है? कितने खराब है ये चावल। इनको बनने में तो कितना वक्त लगेगा। एक काम ढंग से नहीं करती तू। चावल लेने के लिए भेजा था तो इतनी देर से लेकर आई और ऊपर से इतने बेकार चावल। अब क्या करूं मैं तेरा? कविता उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और दीपा रोने लगती है। तभी उसके मामा किशोर वहाँ दाखिल होते हैं और उसे रोता हुआ देखकर पूछते हैं, अरे कविता, क्यों मार रही हो इतनी छोटी सी बिन माँ की बच्ची को? आखिर इसकी खता क्या है? आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। हमेशा इसकी हिमायत करते रहते हैं। आज इसे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। जब भूखी रहेगी ना तब इसे सबक हासिल होगा कि काम कैसे होता है। दीपा भूख से तड़पती है और शाम को उसकी मामी उसे बचा कुचा खाना दे देती है, जिसे खाकर वो सो जाती है। एक रोज कविता किसी काम से बाजार जाती है और उसे बाजार में तन्हा छोड़कर चली आती है। दीपा घर के रास्ते से अनजान होती है तो वो बाजार में गुम हो जाती है।
उसी वक्त एक कबाड़ी वाले पर कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं। तो दीपा उस कबाड़ी वाले की उन कुत्तों से हिफाजत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, तुम यहाँ पहले कभी नजर नहीं आई? तुम यहाँ नई नई आई हो क्या? नहीं, मैं रास्ता भूल गई हूँ और मेरी मामी मुझे बाजार में तन्हा छोड़कर चली गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में खुदा को प्यारे हो गए। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहो। जैसे मैं कबाड़ चुनकर दिन गुजारता हूँ, तुम भी मेरे साथ वैसा ही करना, तुम्हारे भी दिन कट जाएंगे। दीपा उस कबाड़ी वाले के साथ रहने लग जाती है और कबाड़ बिनकर गुजर बसर कर रही होती है। तभी एक रोज उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके साथ के कबाड़ी वाले उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। इसकी जांच करनी होगी। कुछ देर बाद दीपा को होश आता है तो डॉक्टर दीपा से पूछते हैं, दीपा, क्या हुआ बेटा? आप बेहोश कैसे हो गए थे? आप अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हैं। कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? डॉक्टर साहब, मालूम नहीं, एकाएक सर घुमा और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारे वालिदैन कोई हैं तुम्हारे साथ? किसके साथ रहती हो? नहीं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो अपनी सारी कहानी बयां करती है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम ये कबाड़ का काम छोड़कर मेरे क्लिनिक में काम करना शुरू कर दो। इससे तुम पढ़ लिख कर एक दिन कामयाब इंसान बनोगी। दीपा डॉक्टर के क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब उसके मामा को कविता के बारे में खबर मिलती है तो कविता, दीपा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, होगी यहीं कहीं। मुझे क्या इत्तला करके जाती है कहीं वो। किशोर कविता को जोरदार थप्पड़ मारता है और दीपा की तलाश में घर से निकल जाता है। वो दीपा को तलाश करते हुए उसी क्लिनिक में पहुंच जाता है जहां दीपा काम कर रही होती है। डॉक्टर साहब, मुझे दीपा से मुलाकात करनी है। वो मेरी भांजी है। कैसी भांजी? किसकी भांजी? तब भांजी नजर नहीं आई जब तुम्हारी बीवी उसके ऊपर जुल्म पे जुल्म ढा रही थी। एक औरत होकर माँ का दिल नहीं है उसमें? तुम्हारी भी तो औलाद है। अगर कोई उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। ये सब बातें दरवाजे के पीछे छुपकर कविता सुन रही होती है। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और सामने आकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैंने दीपा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तभी दीपा वहाँ आ जाती है। मामा, मामी, आप यहाँ कैसे? चलो दीपा, अपने घर चलो। आइंदा तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। कविता ने जो सुलूक तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। मैं आज के बाद कविता के साथ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दीजिए मुझे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं दीपा को अपनी बच्ची से बढ़कर प्यार करूंगी। दीपा, जाओ, अपने मामा मामी के साथ जाओ, वही तुम्हारा घर है। लेकिन किशोर, आपको दीपा का बहुत ख्याल रखना होगा और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। जी डॉक्टर साहब, मैं दीपा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर यही तो एक मेरी बाजी की निशानी है। इसे मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। अब दीपा अपने मामा मामी के साथ घर वापस आती है और उनके साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देती है। अब उसकी मामी उसके साथ गलत सुलूक नहीं करती है। वो अब उसे बहुत मोहब्बत करने लगती है। काया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके वालिदैन गुजर गए थे। काया के चाचा तो काया को बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन काया की चाची उससे बेहद नफरत करती थी। चाचा कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। एक दिन जब चाचा कारोबार के सिलसिले में काफी अरसे के लिए घर से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मालती, मैं 2 माह के लिए रायपुर जा रहा हूँ। मैंने भूपेंद्र के बहनोई के पद के लिए काया की शादी के मुतालिक पूछा था। लड़के वाले इस इतवार को काया को देखने आएंगे। तुम सारा इंतजाम करके रखना और हाँ, काया को 2-3 जोड़ी अच्छे कपड़े भी जरूर दिला देना। लड़के वालों को हमारे घर किसी भी किस्म की कोई कभी नजर नहीं आनी चाहिए। चाची ने उस वक्त तो अपने शौहर की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन दिल ही दिल में उसका खून खौल गया। मैं तो 1 पैसा भी इस लड़की के लिए खर्च नहीं करूंगी। सारी कमाई इसी के ऊपर लुटा देंगे तो हमारे लड़के के मुस्तकबिल के लिए क्या बचेगा। इतवार आने ही वाला था। चाची ने ना तो घर पर खाने पीने की कोई चीज मंगाई और ना ही
काया को लिबास दिलाएं। आखिर हफ्ते के रोज काया ने अपनी चाची से कहा, चाची, कल लड़के वाले मुझे देखने आएंगे। मेरे पास इन फटे पुराने सूट और सलवार के अलावा कोई लिबास नहीं है। आज आप मुझे एक नया सूट दिलवा दीजिए। तेरे वालिदैन मेरे पास हीरे जवाहरात छोड़कर नहीं गए थे जो मैं तेरे लिए नया सूट ला कर दूं। मेरा बेटा संजय बीमार है। डॉक्टर से दवा लाने में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तू बावर्ची खाने में जा और फटाफट खाना बना। उसके बाद मेरे कपड़े धो। अगर कपड़े ठीक से साफ नहीं हुए तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। इतवार को जब लड़के वाले आए तो काया फटे पुराने कपड़ों में ही उनके रूबरू हाजिर हुई। छी 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 छी, इस गंदी गरीब लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। चलो बेटा, घर चलते। काया को उस रोज बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वो रोती हुई दरिया के पास गई। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वालिद का इंतकाल हो चुका है। चाची भी मुझसे नफरत करती है। चाचा मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं। मैं जिंदा रहकर क्या करूं? मुझे दरिया में डूबकर मर जाना चाहिए और हमेशा के लिए तकलीफों से आजाद हो जाना चाहिए। काया नदी में कूदकर जान देने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दरिया में डूब रहे एक बैल पर पड़ी। बैल को डूबता देख काया को उस पर दया आ गई। काया दौड़कर कहीं से एक रस्सी लेकर आई। उसने फंदा बनाया और फंदे को बैल के सिंग में डालकर बैल को दरिया से बाहर खींच लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम ना आती तो अब तक मेरी रूह जिस्म से जुदा हो चुकी होती। क्या तुम नदी में कूदकर खुदकुशी कर रहे थे? नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर रहा था। दरअसल मेरा मालिक मेरी मदद से खेतों की जुताई करता था, लेकिन अब मेरे मालिक ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, इसीलिए अब मैं उसके किसी काम का नहीं रहा। मेरा मालिक मुझे नदी में फेंक कर चला गया, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि उसने मेरी हिफाजत के लिए तुम्हें भेज दिया। मैं तुम्हारी हिफाजत करने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ दरिया में कूदकर जान देने आई थी। मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। मुझे लड़के वाले देखने आए थे और चाची ने मुझे एक जोड़ी नए कपड़े तक नहीं दिलाए। लड़के वाले मेरी बुरी हालत देखकर नाराज होकर चले गए। मुझे नहीं लगता मेरी शादी हो पाएगी। मैं इस तरह कब तक अपनी चाची की गुलामी करती रहूं? हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। कैसा राज? दरिया के उस जानिब एक बेरी का दरख्त है। उस दरख्त के नीचे 3 जादुई भगोने दफन हैं। मैंने अपने लालची मालिक को उन भगोनों के मुताल्लिक नहीं बताया, लेकिन तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई भगोने के मुताल्लिक बता रहा हूँ। जाओ और उन भगोनों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं जंगल में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बैल जंगल की जानीब रवाना हो गया। काया ने एक कश्ती का इंतजाम किया और दरिया पार करके बेरी के दरख्त के पास चली गई। उसने जब दरख्त के नीचे की मिट्टी हटाई तो 3 चमकते हुए भगोने दिखाई दिए। काया ने उनको बाहर निकाल दिया। उसने जब पहले भगोने को उल्टा किया तो उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। दूसरे भगोने को उल्टा किया तो उससे खूबसूरत कपड़े गिरने लगे। तीसरे भगोने को उल्टा करने पर उससे जायकेदार खाने के पकवान गिरने लगे। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। खाना, कपड़े, पैसे, तीनों चीजें हैं। काया ने कुछ सोने के सिक्के फरोख्त कर एक खूबसूरत घर खरीद लिया और उसमें रहने लगी। मेरे जैसे और भी बेघर मुफलिस लोग होंगे। मुझे उन मुफलिस लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। काया हर इतवार को भंडारा करने लगी, जिसमें वो गरीब लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ कपड़े भी ज़कात दिया करती थी। होली आने वाली थी। काया की चाची अपने लड़के को कपड़ा दिलाकर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि मुफलिसों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। काया की चाची को लगता है कोई निहायत ही दौलतमंद शख्स इन मुफलिसों के लिए कुछ बांट रहा है। जरा मैं भी उस दौलतमंद का दीदार करती हूँ। चाची कतार का पीछा करते करते आखिर में पहुँची तो उसने देखा कि काया मुफलिसों को खाना और कपड़े बांट रही है। चाची के सीने पर सांप लौटने लगा। काया कलमुही के पास इतनी दौलत कहाँ से हासिल हुई?
कि वो इतने ज़कात में दे रही है। चाची एक रोज काया के घर काया से मुलाकात करने पहुंची। मुझे माफ कर देना बेटी, जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे तो मुझे एक जोड़ी सूट सलवार तुम्हें दिला देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं उस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में थी। कोई बात नहीं चाची, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाइए। अब तो मैं शादी भी नहीं करना चाहती, मुफलिसों के खिदमत में ही मुझे मजा आता है। जरा ये बताओ कि रातों रात तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? मेरी किस्मत एक बैल ने बदली है। उसने मुझे 3 जादुई भगोने दिए। वो ये रखे हैं वो भगोने। उनमें से एक भगोने में से सोना निकलता है, दूसरे भगोने से कपड़े और तीसरे से खाना। इन 3 भगोनों की वजह से ही मैं लोगों को ज़कात दे पाती हूँ। अगर ये 3 भगोने मुझे हासिल हो जाए तो मैं भी दौलतमंद हो जाऊंगी। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, तब चाची भगोनों को चुराने के लिए काया के घर पहुंच गई। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी वो बैल चुपचाप वहां हाजिर हुआ, जिसने काया को जादुई भगोने के मुतालिक बताया था। बैल ने चाची को अपने सींगों से उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। अरे मर गई रे, मेरी टांग टूट गई, संजय के अब्बा बचाओ। सुनो लालची खातून, काया को तनहा ना समझो। काया ने मेरी हिफाजत की थी और अब मैं एक वालिद की मानिंद उसकी हिफाजत करता हूँ। काया के घर के आसपास कभी ना आना, वरना तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चाची डरकर भाग गई और फिर उसने कभी काया के घर की जानी पलटकर नहीं देखा।